गौरी और कालू अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। कालू कौवा एक फैक्ट्री में काम किया करता और गौरी कौवी बड़े ही आराम से अपने घर में रह रही थी। कालू जी, मैं सोच रही हूँ इस साल अपने बबलू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करवा देते हैं। क्यों गौरी जी, इस स्कूल में क्या बुराई है? कितना होशियार तो है अपना बबलू। कालू जी, अब हम अमीर हो गए हैं, हमारे अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे जुड़ गए हैं, तो उन पैसों से थोड़ी अमीराई तो दिखानी चाहिए, तभी तो सभी पक्षियों को लगेगा कि हम सबसे अमीर हैं। हाँ गौरी जी, फिर तो मैं भी एक हवाई मोटर खरीद लेता हूँ, फिर सारे जंगल में हमारी ही चर्चा होगी। ऐसे बातें करके कालू कौवा एक हवाई मोटर खरीद लाता है और सारे जंगल में चलाता है। अरे कालू यार, ये हवाई मोटर किसकी ले आया? तेरा क्या मतलब है कबूतर? मैं ये हवाई मोटर खरीद के लाया हूँ, वो भी अपने पैसों से। तुम्हारी तरह खाली नहीं रहता, महीने के पूरे 50,000 कमाता हूँ। अरे कालू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो आज से पहले आपके पास कभी हवाई मोटर नहीं देखी तो इसलिए पूछ लिया। कालू भैया, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आप अपनी जिंदगी में हमेशा ही तरक्की करें। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर में काम है। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर दोनों बातें करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग कौवी आ जाती है। माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप हमें पता बता दें, हम आपको वहाँ पहुँचा देते हैं। कालू और गौरी मेरे बहू बेटे हैं, मुझे उनके ही घर जाना है। माँ जी, कालू और गौरी तो हमारे पड़ोसी हैं, चलो हम आपको उनके पास ले चलते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस बूढ़ी कौवी को कालू के घर ले जाती है, परंतु गौरी कौवी तो अपनी सास को देखकर चौंक गई थी। माँ जी, आप यहाँ अचानक कैसे आई? सब कुछ ठीक ठाक तो है? गौरी बहू, कल्लू बेटे की नौकरी छूट गई है, उसके घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं, जिससे उसका थोड़ा खर्चा कम हो सके। कालू बेटा, शाम को घर आते वक्त मेरे चश्मे ले आना, मुझे इन चश्मों से साफ साफ दिखाई नहीं देता, ये बहुत पुराने हो गए हैं। ठीक है माँ, मैं शाम को आते वक्त आपके चश्मे ले आऊंगा। कालू जी, आपको याद है ना, शाम को हमें मेरी सहेली के घर दावत में जाना है, तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा हार लेते आना। ठीक है गौरी जी, मैं आपका हार ले आऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी अपनी सास को भोजन देती है। गौरी बेटी, तुझे तो सब पता है कि मैं इतना तीखा और मसालेदार भोजन नहीं खाती हूँ, इस भोजन से मेरा पेट खराब हो जाता है। माँ जी, मुझे और आपके बेटे को ऐसा ही भोजन पसंद है, अगर आपको यहाँ रहना है तो ये भोजन खाना ही पड़ेगा। फिर गौरी की सास चुपचाप वह मसालेदार भोजन खा लेती है और गौरी कौवी मन ही मन में सोचती है, अरे इस बुढ़िया ने तो ये भोजन खा लिया, कल इससे भी ज्यादा तीखा भोजन बनाना पड़ेगा। गौरी को अपनी सास का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह ऐसा ही करती। ऐसे ही दिन बीतता है, शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर आता है। गौरी जी, ये लो अपना हार और इसे जल्दी से पहन लो, फिर हम चलते हैं। कालू बेटा, मेरा चश्मा नहीं लाया? माँ, मैं तो भूल गया था कि आपका चश्मा भी लाना है, मैं कल आपका चश्मा ले आऊंगा। फिर वह तीनों अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें टूनी चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, लगता है आज किसी दावत में जा रही हो। हाँ चिड़िया, मेरी सहेली को बेटा हुआ है, तो बस हम उसी के घर जा रहे हैं। पर गौरी बहन, माँ जी तो घर पर अकेली होंगी, आप उन्हें भी अपने साथ ले आती। अरे चिड़िया, माँ को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, वरना हमने तो उनसे कहा था कि आप भी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मैं ये खिचड़ी कालू भैया की माँ जी को दे आती हूँ, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। फिर टूनी चिड़िया वह खिचड़ी लेकर कालू कौवे के घर आ जाती है।
माँ जी, आप ये गरम गरम खिचड़ी खा लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। बेटी टूनी, तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। मेरा घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। फिर वह दोनों ऐसे ही बातें करती हैं और रात भी घनी हो जाती है। अच्छा माँ जी, अब मैं अपने घर चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और माँ कौवी अपने घोंसले में सो जाती है। फिर कुछ देर बाद कालू और गौरी भी घर आ जाते हैं। कालू जी, देखा आपने कैसे सभी मेरे हार की तारीफ किए जा रहे थे। हाँ गौरी जी, है भी तो मेरी पसंद का। सबसे ऊंची दुकान से ये हार लाया हूँ। वैसे कालू जी, आप सच में चश्मा लाना भूल गए थे। और बहुत महंगा था वो चश्मा, इसीलिए मैं नहीं लाया। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर माँ यहाँ से चली जाएगी। हाँ कालू जी, ये तो आपने एकदम सही किया। बस जल्दी से माँ जी यहाँ से चली जाएं, मुझे उनका यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वह दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, परंतु उनकी सारी बातें बूढ़ी कौवी सुन रही थी। वह कुछ भी बोल नहीं पाती और चुपचाप अपने घोंसले में सो जाती है। अगली सुबह गौरी कौवी बहुत तीखा भोजन बना के अपनी सास को देती है। माँ जी, आप ये भोजन खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। गौरी बेटी, ये भोजन खा के मेरी तबीयत खराब हो गई है, तू मुझे वैद्य जी के पास ले चल। माँ जी, अब कालू जी तो घर पर है नहीं और मुझे घर का काम करना है, तो आप अकेले ही वैद्य जी के पास चले जाइए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी कौवी अकेले ही बुलबुल डॉक्टर के पास चली जाती है। माँ जी, आप अपने खान पान का ध्यान रखिए, ज्यादा मसालेदार भोजन खाना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, फिर कुछ दिनों में ही आप स्वस्थ हो जाएंगी। बूढ़ी कौवी दवाई लेकर एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रही थी, तभी वहाँ पर टूनी और कबूतर आ जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ अकेले कैसे बैठी हो और गौरी बहन कहाँ है? टूनी चिड़िया को देखकर बूढ़ी कौवी रोने लगती है और उसे सारी बातें बताती है। टूनी बेटी, गौरी और कालू को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए गौरी बहू मुझे हर दिन जानबूझकर मसालेदार भोजन खिलाती है, ताकि मैं तंग होकर यहाँ से चली जाऊँ। माँ जी, गौरी बहन आपके साथ बहुत बुरा कर रही है, ऐसे तो आपकी तबीयत और भी खराब होती जाएगी। बेटी, मेरा छोटा बेटा बहुत गरीब है, अब मैं उसी के पास जा रही हूँ। ये दोनों ऐसे खुश हैं तो ऐसे ही सही। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप कुछ दिन और यहाँ रह लेती, फिर चली जाना। कबूतर बेटा, अगर मेरी बहू मुझसे नफरत करती तो मैं शायद कुछ दिन यहाँ रह लेती, परंतु मेरा तो बेटा ही मुझसे नफरत करता है, फिर मैं यहाँ कैसे रहूँ? ऐसा कहकर माँ कौवी बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यह खबर सुनकर गौरी और कालू तो बहुत खुश होते हैं और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी जी, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, अब मुझे वहाँ से निकाल दिया है। ये क्या बोल रहे हो कालू जी? वो आपको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आप तो वहाँ काफी दिनों से काम कर रहे थे। पता नहीं गौरी जी, मुझे काम से क्यों निकाल दिया। अब कालू के पास कोई काम ना था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उनके सारे जमा पैसे खत्म हो जाते हैं। वो अपने बेटे की फीस भरने के लिए अपनी हवाई मोटर भी बेच देते हैं। गौरी जी, अब घर चलाने के लिए हम दोनों को कोई काम तो करना पड़ेगा, वरना हमारे भीख मांगने के दिन आ जाएंगे। क्या कालू जी, अब मुझे भी काम करना होगा? वो अच्छे दिन कहाँ गए जब आप कमाते थे और मैं घर में आराम से रहती थी। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने हालातों पर दुखी हो जाती है और कालू कौवे के साथ काम पर जाने लगती है। जंगल के सारे पेड़ हरे भरे थे, बस किसी कारण एक पेड़ बिल्कुल ही सूख गया था। कुछ पक्षी उसकी देखभाल करने की जगह उसकी लकड़ियों को तोड़कर ले जा रहे थे। पक्षियों, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी जड़ों में रोग लग गया है और पानी न मिलने की वजह से मैं सूख गया हूँ। कृपया करके मुझे नष्ट ना करो। कालू जी,
इसके एक भी बात मत सुनना, यह सूखा पेड़ है जो अब किसी काम का नहीं है। ऐसा मत कहो गौरी कवि, मैं सेब देने वाला पेड़ हूँ, मेरा इलाज करवा दो, मैं फिर से फल देने लगूंगा। तुम सिर्फ बचने के लिए ही झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारी हालत को देखकर तो लगता नहीं है कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। ऐसा कहकर कालू और गौरी उसकी टहनियों को तोड़कर ले जाते हैं और पेड़ बेचारा बहुत उदास हो जाता है। और तभी दूसरा पेड़ उससे कहने लगता है, दुखी ना हो मेरे दोस्त, ऐसा तो हम सभी के साथ होता है। जब तक हम फल देते हैं बस तभी तक हमारी देखभाल होती है, जैसे ही हम सूख जाते हैं बस किसी काम के नहीं होते। लेकिन दोस्त, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी जड़ों में बस रोग लग गया है। दोनों पेड़ ऐसे ही बातें करके एक दूसरे का मन बांट रहे थे। कालू भैया, आपको इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मुझे तो काफी दूर जाने पर कोई लकड़ी ही मिल पाती है। टोनी, आपको नहीं पता, हमारे जंगल का एक पेड़ सूख गया है, अब हमें दूसरे जंगल जाकर लकड़ियाँ लाने की जरूरत नहीं है। हाँ टोनी, उसी पेड़ से हम लकड़ियाँ लाते हैं, तुम भी जल्दी से लकड़ी इकट्ठा कर लो, वरना सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। क्या कहा गौरी बहन, आप उस सूखे पेड़ की टहनियाँ तोड़ रहे हो? हाँ टोनी, वरना उसका क्या होगा? कालू भैया, वो एक सेब देने वाला पेड़ था, उसकी जड़ों में रोग लग गया है, आप उसे इस तरह से तोड़कर ना लाएं। देखो टोनी, अगर आपको लकड़ी नहीं लानी है तो मत लाओ, बाकी हमें तो मत रोको, हम तो सारी सर्दी उसी पेड़ की लकड़ियाँ जलाएंगे। फिर इसी तरह से जंगल के और पक्षी भी उसी पेड़ की लकड़ियाँ तोड़कर लाने लगते हैं और टूनी चिड़िया उसी पेड़ के पास चली जाती है। चिड़िया, मैं तो अब पूरी तरह से नष्ट होने वाला हूँ, कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, बस मेरी टहनियाँ तोड़कर ले जाते हैं। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहा। अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा और फिर मेरी टहनियों को कोई नहीं तोड़ेगा। वो तो है पेड़ भैया, परंतु अभी बारिशों का मौसम नहीं है। चिड़िया, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मुझसे होगा तो मैं जरूर करूँगी, बताओ आपको क्या काम है? आप बूढ़े नीम के पास जाकर उन्हें मेरी हालत के बारे में बताना, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। ठीक है पेड़ भैया, मैं अभी नीम के पास चली जाती हूँ और आपके लिए कुछ न कुछ कोई दवा जरूर लाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे कबूतर रोक लेता है। चिड़िया, मैं काफी देर से आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा, अगर आप दूसरे जंगल जा रही हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन कबूतर भैया, मैं तो दूसरे जंगल बूढ़े नीम के पास जा रही हूँ। चिड़िया, आप नीम के पास क्यों जा रही हो? सब कुछ ठीक है? फिर टोनी कबूतर को पेड़ की सारी बातें बताती है। फिर वह दोनों नीम के पास चले जाते हैं। अरे बेटा, आप तो दूसरे जंगल से आए हो, बताओ क्या परेशानी है? नीम काका, हमारे जंगल का एक सेब का पेड़ पूरी तरह से सूख गया है, उसकी जड़ों में कीड़े लगे हैं, बस हम उसी के लिए कोई दवा लेने आपके पास आए हैं। ठीक है पक्षियों, आप मेरी पत्तेदार टहनियाँ तोड़ कर ले जाओ और उन्हें पीसकर पेड़ की जड़ों में डाल देना और साथ ही थोड़ा पानी भी डाल देना और पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। फिर टोनी और कबूतर काफी सारी टहनियाँ तोड़कर ले आते हैं और इधर तोता, कबूतरी और गौरी पेड़ की टहनियों को तोड़े ही जा रहे थे। रुक जाओ तुम सब, अब इस पेड़ को मत तोड़ो। क्यों कबूतर, हम क्यों न तोड़ें इस पेड़ की लकड़ियाँ? कल तक तो आप भी हमारे साथ लकड़ी तोड़कर ले जा रहे थे, फिर आज क्या हुआ? गौरी, इसने ढेर सारी लकड़ियाँ पहले ही जमा कर ले होंगे, इसीलिए हमसे मना कर रहा है। नहीं मिट्ठू तोते, ऐसी बात नहीं है, अब हम इस पेड़ का इलाज करवा रहे हैं और इसलिए आपसे मना कर रहे हैं। पागल हो गए हो तुम दोनों, ये एक सूखा पेड़ है जो अब कभी भी हरा भरा नहीं होगा। अरे पक्षियों, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा इलाज तो होने दो, फिर मैं आपको मीठे मीठे सेब दूंगा। ये सिर्फ बचने के लिए ही ऐसी बातें करता है और तुम दोनों इसकी बातों में आ गए हो। अब हटो यहाँ
से, मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाने दो। ऐसा कहकर सभी पक्षी लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं और सूखा पेड़ यह सब देखकर रोने लगता है। चिंता ना करें पेड़ भैया, हम आपको नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ पेड़, हम आज से ही आपका इलाज शुरू करते हैं, फिर तुम एकदम पहले के जैसे हो जाओगे। फिर टूनी और कबूतर नीम की पत्तियों को पीसकर दवा बना लेते हैं और पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। टूनी, अब हम दोनों नदी से पानी ले आते हैं ताकि दवा जड़ों तक पहुंच जाए। ऐसा कहकर फिर वे दोनों पानी ले आते हैं और पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और फिर कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही करते हैं। अरे वाह, मेरे ऊपर तो छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं, अब मैं पहले जैसे हो जाऊंगा। पेड़ भैया, अब आपकी टहनियाँ भी मजबूत होने लगी हैं, जो कि अब उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, तो अब आप बेफिक्र हो जाइए। ऐसा कहकर टूनी और कबूतर अपने घर चले जाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ समय बीतने लगता है और सूखा पेड़ सेबों से भर जाता है। अरे दोस्त, बहुत बहुत बधाई, आप तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हो और फलदार भी बन गए हो। हाँ दोस्त, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और यह सब उस चिड़िया और कबूतर के कारण ही हुआ है। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी टूनी और कबूतर उनके पास आ जाते हैं। अरे वाह पेड़ भैया, अब तो आप पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। हाँ चिड़िया, आज आप दोनों की वजह से ही मैं सेबों से भर गया हूँ। अब आप जी भरकर सेब खाया करना और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाना। हाँ पेड़ जी, आजकल हमारे जंगल में भोजन खोजना मुश्किल हो रहा था, अब हमारी भी सारी चिंताएं दूर हो गयी। ऐसा कहकर वे दोनों सेब लेकर अपने घर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में गोरी कौवी रोक लेती है। आप दोनों को इस जंगल में सेब कहाँ से मिल गए? हमें भी उस जगह का नाम बता दो, हम भी वहीं से सेब ले आएंगे। गोरी बहन, ये सेब तो उसी सूखे पेड़ के हैं जिसे आप बेकार समझकर तोड़े जा रही थी। क्या कहा टूनी? मुझे तो तेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं अभी जाकर उस सूखे पेड़ को देखती हूँ। ऐसा कहकर गोरी और कालू सूखे पेड़ के पास चले जाते हैं और पेड़ को सेबों से भरा देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या गौरी जी, ये पेड़ तो सच में ही सेबों से भर गया है। हाँ कालू जी, मुझे तो सेब बहुत पसंद है, चलो अब हम जल्दी से सेब तोड़ लेते हैं। कालू और गौरी, आप दोनों को मेरे सेब खाने का कोई हक नहीं है, सबसे ज्यादा आप दोनों ने ही मेरी टहनियाँ तोड़ी थी। पेड़ जी, आप हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं कालू कौवे, मैं तुम दोनों को अपना फल नहीं खाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेड़ की यह बात सुनकर गोरी और कालू खाली हाथी वहाँ से लौट जाते हैं और अपनी गलती पर पछतावा करने लगते हैं।